हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आपको बता दें कि 14 लाख ऑक्सीजन प्लांट्स और रेमडेसिविर के 3 लाख इंजेक्शन इस वक्त दिल्ली से अलग अलग राज्यों को भेजे जा रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 4200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन डेस्टिनेशंस तक पहुंचाई गई है। पिछले 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। वायरस से जंग में इंडिया की फुल फोर्स लगी हुई है। धीरे धीरे हम उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जीतेगा इंडिया और हारेगा कोरोना। लंदन से दिल्ली आए प्लेन से जो कंसाइनमेंट अनलोड हो रहा है, जानते हैं ये क्या है? इस कंसाइनमेंट में 2 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हैं। इस ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट को 2 दिनों के अंदर असेंबल करके रेडी किया जा सकता है। इसकी तैयारी वॉर लेवल पर चल रही है। एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हर मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे 50 से अधिक पेशेंट्स को 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है। दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड सेंटर पर जर्मनी से आए एक ऐसे ही ऑक्सीजन प्लांट को खुद जर्मन एक्सपर्ट ने इंस्टॉल कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने फ्रांस से ऐसा ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एयरलिफ्ट किया है। ये प्लांट भारत आ रहे हैं और बिना किसी वेट के इनको इंस्टॉल करने का काम शुरू हो जाएगा। दवाई, कड़ाई, ऑक्सीजन, अस्पताल, वेंटिलेटर, कोरोना से लड़ाई के हर मोर्चे पर एक्शन हो रहा है। डीआरडीओ नए अस्पताल बनवा रहा है। कोरोना का इलाज करने वाली नई दवाई 2 दिनों के अंदर आने वाली है। सेना ने अपने अस्पताल आम लोगों के लिए खोल दिए हैं। आर्मी के डॉक्टर सिविलियंस का इलाज कर रहे हैं। एयरफोर्स के विमानों से ऑक्सीजन टैंकर्स और वेंटिलेटर्स लाए जा रहे हैं। नेवी के वारशिप से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। विदेश से भी हजारों की तादाद में वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। कोरोना महामारी की चुनौती बहुत बड़ी है। नए केस और एक्टिव पेशेंट्स के नंबर अब भी कम नहीं हो रहे, लेकिन वायरस से इंडिया की फाइट धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। 10 दिन पहले हालात आउट ऑफ कंट्रोल लग रहे थे, लेकिन अब जो भरोसा जागा है कि वायरस से लड़ाई में जीतेगा इंडिया और हारेगा कोरोना। वायरस से भारत की जंग कैसी चल रही है? आगे क्या चैलेंज है? मोर्चे कितने हैं? वायरस से वॉर में इंडिया की डिमांड कैसी है और हमारी सप्लाई लाइन कितनी स्ट्रांग हुई है? इंडिया टीवी पर हमने हर क्षेत्र के एक्सपर्ट से बात की। भारत में कोरोना की 3rd वेव की बातें होने लगी हैं। डराने वाले लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तीसरी लहर में लाशों के ढेर तक लग जाने का खौफ दिखाया जा रहा है, लेकिन इंडिया का सारा जोर अभी 2nd वेव को रोकने पर है। 2nd वेव का पीक कब आएगा और केसेस कब घटने लगेंगे? आज हर कोई इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है। यह सवाल हमने देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से पूछा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हर आदमी के मन में एक सवाल है कि कहीं कोई ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये कहर बरपाने वाली कोरोना की दूसरी लहर थम रही है? अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक अगर हम देखें तो कई जगह से ये खबर आ रही है कि शायद केसेस कुछ आस्ता आस्ता स्टेबलाइज हो रहे हैं। जैसे हम देख रहे थे कि पहले जो गति थी केसेस की वो बहुत ज्यादा थी, केसेस एकदम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। अब कुछ हद तक ऐसे लग रहा है कि कई क्षेत्रों में, अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें, कुछ हद तक दिल्ली में भी, तो केसेस जो हैं वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। और उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते तक 15 तारीख तक शायद हम कुछ एरियाज में केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएं। हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब कि अब ये इस फेज का पीक आ गया है, यानी अब यहां से मामले घटने चाहिए। तो क्या भारत में इस दूसरी लहर का पीक देखा जा रहा है? मेरा ये मानना है कि भारत में, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, पीक अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में आएगा। महाराष्ट्र में पीक जो है वो प्रॉब्ली आ रहा है या आ चुका है और आस्ता आस्ता केसेस कम होंगे। इस महीने के 15 तारीख के बाद शायद दिल्ली और सेंट्रल इंडिया में हम केसेस को कुछ हद तक कम देखेंगे, और शायद उसके बाद बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी केसेस फिर कम होना शुरू होंगे। तो अलग अलग एरियाज जो है अलग अलग टाइम पे पीक करेंगे, क्योंकि ये पैंडेमिक थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है। पहले महाराष्ट्र में और वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस आए, एकदम वहां पे काफी बुरे हाल थे। अब वही हाल हम देख रहे हैं सेंट्रल इंडिया में हो रहे हैं। यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, पंजाब की। लेकिन अब अगर हम डेटा देखें तो आस्ता आस्ता बंगाल में केसेस अब बढ़ने शुरू हुए हैं, असम में केसेस बढ़ रहे हैं। तो जो पीक है अलग टाइम पे अलग जगह पे जरूर आएगा और फिर आस्ता आस्ता केसेस कम भी होंगे।
एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो बताया उसे संक्षेप में इस तरह से समझिए। भारत में सेकेंड वेव यानी कोरोना की दूसरी लहर का पीक अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर आएगा। महाराष्ट्र और पश्चिम भारत में सेकेंड वेव का पीक गुजर चुका है, यानी खतरा अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुका है। दिल्ली और मध्य भारत में अभी कोरोना का पीक चल रहा है, यहां भी 15 मई के बाद केसेस धीरे धीरे कम होने लगेंगे। बंगाल, असम और ईस्ट इंडिया में कोरोना अभी रफ्तार पकड़ रहा है। इन राज्यों में पीक आने में अभी टाइम लगेगा। डॉक्टर गुलेरिया की माने तो जाहिर है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। सेकेंड वेव को डाउन करना है तो वायरस से लड़ना होगा। ऑक्सीजन और दवाई कोरोना से लड़ने के दो हथियार हैं। हम इन दोनों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात अस्पताल की। इस मोर्चे पर भी सेना जंग लड़ रही है। वाराणसी के बीएचयू में डीआरडीओ ने नया कोविड सेंटर तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका दौरा किया और इसे तुरंत ही पेशेंट्स के लिए खोल देने का ऑर्डर पास किया। इस सेंटर में 750 कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो सकता है। यहां 250 आईसीयू बेड्स का इंतजाम है। डीआरडीओ ने दिल्ली में ऐसा ही कोविड सेंटर तैयार किया है, जहां जर्मनी के एक्सपर्ट्स ने अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया है। लखनऊ में 450 बेड वाला अस्पताल और अहमदाबाद में 650 बेड वाला कोविड सेंटर भी डीआरडीओ ने तैयार किया है। डीआरडीओ की टीम ऐसे ही अस्पताल पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, उत्तराखंड के ऋषिकेश और हल्द्वानी में तैयार कर रही है। डीआरडीओ ने जो कोविड सेंटर तैयार किए हैं, वहां आर्मी के डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आर्मी मेडिकल कोर की चीफ लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर इंडिया टीवी पर आई तो उन्होंने इंडिया फाइट अगेंस्ट कोरोना में सेना के योगदान के बारे में कई एक्सक्लूसिव जानकारियां दी। भारतीय सरकार ने जो घोषणा की है बिल्कुल सही है, और जब भी कोई तूफान आता है, जब भी कोई देश पे कोई कठिनाइयां आती है, तो फौज हमेशा तैनात रहती है। तो हम सारे पूरे बल के साथ देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो दो तरीके से हैं। काफी जगहों पे नए अस्पताल खुले गए हैं जो सिर्फ सिविलियन मरीजों के लिए हम देखभाल कर रहे हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, जहां पूरे के पूरे 500 बेड ऑक्सीजन के और आईसीयू से है और सारी हमारी स्टाफ उसे चला रही है। इसी प्रकार की से एक और अस्पताल लखनऊ में खोला गया है 450 बेड का, जहां पे भी सिर्फ सिविलियनों का इलाज हो रहा है। और अहमदाबाद में आज के दिन 600 से ज्यादा मरीज है, सारे सिविलियन, वो भी फौज के डॉक्टर चलाने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे कई जगहों पे ये और आने वाले दिनों में 2-3 और ऐसे अस्पताल खुल रहे हैं। इसके अलावा कई स्टेट्स ने, कई राष्ट्रों में उन्होंने जहां जहां रिक्वायरमेंट बुलाई है, वहां पे अपने अपने लोकल कमांडर्स ने कुछ बेड्स सिविलियंस के लिए खोल दिए गए हैं और ये स्टेट के थ्रू पेशेंट्स उसमें रेफर किए जाते हैं और एडमिट किए जाते हैं। इसके अलावा जहां मदद मांगी है, अस्पतालों के अलावा कई जगह है जहां पे आइसोलेशन फैसिलिटीज और कोरोना केयर की फैसिलिटीज भी खोली जा रही है। तो इस प्रकार से काफी जगह पे सिविलियंस का इलाज हो रहा है। और एक तरीके से जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके डिपेंडेंट्स हैं, जो आज सिविलियन से ही के बराबर ही है, और जो नॉर्मली एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम, जो ECHS स्कीम के तौर पे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में उनका इलाज हो रहा था, लेकिन क्योंकि देश में इतनी मुश्किल आ पड़ी है, तो हमने अपने सारे अस्पतालों के दरवाजे उनके लिए भी खोल दिए गए हैं। और आज के दिन 4-5 हजार से ज्यादा पेशेंट्स पूरे देश में हमारे फौजी अस्पतालों में एक्स सर्विसमैन भी शामिल है, जो एडमिटेड है और जिनकी देखभाल हो रही है। सेना ने 115 बेस और कमांड अस्पतालों को जनता के लिए खोल दिया है। आर्मी अस्पतालों में 750 बेड आम नागरिकों के लिए रखे गए हैं। कोविड ड्यूटी के लिए सेना ने अपने डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी है। 3 दिन की कैप्सूल ट्रेनिंग से नर्सिंग स्टाफ तैयार किए गए हैं। आर्मी मेडिकल कोर ने कोविड पेशेंट्स के लिए कई अस्पताल बनाए हैं। आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस यानी AFMS ने 4000 बेड और 585 ICU यूनिट उपलब्ध कराए हैं। कोविड ड्यूटी में रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ को भी ड्यूटी पर बुलाया गया है। मैम, फौज में कार्यरत तमाम वो लोग जो नेवी या अन्य सर्विसेज में भी हैं, जो वहां पर बेसिक मेडिकल असिस्टेंस के लिए तैनात थे, उन्हें भी फौज ने आज कोरोना वॉरियर के तौर पर लोगों की मदद के लिए सामने रखा है।
ये कितना मुश्किल काम है, कैसे इससे किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है? ये हम उन्हें कहते हैं बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट्स, यानी कि BFNA। क्योंकि अगर मतलब जैसे जंग होता है और एक जवान जब आगे जंग में उतरता है, रणभूमि में उतरता है, तो उसके साथ सिर्फ एक दूसरा फौजी ही हो सकता है जो उस वक्त अगर उसे गोली लगे तो उसका फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो हम रेगुलरली हर पलटन में, हर यूनिट में ऐसे लोगों को हम रेगुलरली ट्रेन करते हैं बेसिक फर्स्ट एड में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ सर्जिकल इमरजेंसी नहीं है, यहाँ ट्रॉमा या गोली लगने वाली फर्स्ट एड नहीं है, यहाँ कोरोना हमारा एक अलग तरीके का दुश्मन है। तो इसमें हमने क्या किया कि इन बहादुर जवानों को जो फौज से भी है, नौसेना से भी है, इन लोगों को हमने एक 3 दिन का कैप्सूल बनाया जिससे उन्हें डॉनिंग डॉफिंग, पीपीई कैसे पहनना, कैसे उतारना और यहाँ पे मरीजों की कैसे वो मदद कर सकते हैं, चाहे उनका टेम्परेचर ले, पल्स ऑक्सीमीटर ले, इन सब चीजों में उनका एक 3 दिन का कैप्सूल करके हम इन लोगों को अपने अस्पतालों में भेज दिया है और वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अहमदाबाद में भी है, यहाँ दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है। कोरोना की नई दवाई खोजने में भी सेना की रिसर्च विंग DRDO का अहम रोल है। उस दवाई के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। उससे पहले बात ऑक्सीजन की करते हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टरों के SOS मैसेज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट्स की मौत, सिलेंडर के लिए मारामारी, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग। हिंदुस्तान में जो कभी नहीं हुआ वो पिछले 15 दिनों में हो गया। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो सेकेंड वेव का सबसे बुरा दौर बीत चुका है। ऑक्सीजन का संकट भी बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करीब 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के प्लांट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। स्टील प्लांट और रिफाइनरीज में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चल रहा है। 15 दिनों के अंदर अंदर भारत ने प्रोडक्शन को करीब 2 गुना कर लिया है। प्रोडक्शन बढ़ने के बाद ऑक्सीजन को सही जगह तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है। इस काम में रेलवे, एयरफोर्स और नेवी लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने हर जिले में PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने का टारगेट रखा है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव पेशेंट्स की तादाद पूरे भारत में एक्टिव पेशेंट का 3% है, लेकिन दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे भारत का करीब 7% है। इसके बाद भी दिल्ली सरकार ऑक्सीजन के सवाल पर केंद्र सरकार से भिड़ती रहती है। राजनीति की बातें छोड़िए, दिल्ली में ऑक्सीजन के बारे में लेटेस्ट पॉजिटिव न्यूज देखिए। इंडिया टीवी रिपोर्टर कोनिका अरोड़ा ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे से रिपोर्ट भेजी है। यहां कोरोना पेशेंट्स के लिए 400 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से, साफ सुथरे तरीके से ये पूरा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां पर इस वक्त अगर कहें तो कल से 300 बेड्स शुरू हो जाएंगे। इन 300 बेड्स में बेहद ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक मरीज अगर यहाँ पर आएगा तो जाहिर तौर पर उसे बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि वो किसी अस्पताल में है, बल्कि ऐसा लगेगा कि वो अपने घर में ही है, क्योंकि यहाँ पर गुरबानी का पाठ चलता रहेगा। इसके अलावा बेड्स की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है और हर बेड्स पर 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए गए हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर करीब 10 लीटर तक की ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जिस मरीज को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो उसके लिए डबल कॉन्सेंट्रेटर्स की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और सिर्फ ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ही नहीं, बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भी बैकअप में रखा गया है, ताकि अगर किसी मरीज को ज्यादा प्रेशर की ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा मात्रा में जरूरत है, तो उनके लिए ज्यादा ऑक्सीजन भी यहाँ पर दी जा सके। लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल पेशेंट्स को ज्यादा नहीं लिया जाएगा और अगर किसी मरीज की यहाँ पर हालत खराब होती है तो उन मरीजों के को LNJP अस्पताल में तुरंत रेफर कर दिया जाएगा, क्योंकि LNJP अस्पताल का टाई अप इस कोविड केयर सेंटर के साथ किया गया है। बाहर करीब 5 से 6 एम्बुलेंस भी खड़ी हैं और अगर किसी मरीज की हालत खराब होती है तो उसे तुरंत इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भेजा जाएगा। वहां पर ICU और वेंटिलेटर्स जो है वो रिजर्व करके भी यहाँ के मरीजों के लिए रखे जाएंगे और हर बेड पर आप देख सकते हैं कि पंखे की व्यवस्था, सेंट्रलाइज AC की व्यवस्था और बाकायदा इस पूरे 400 बेड के कोविड केयर सेंटर को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है, ब्लॉक A, B, C, D, E, और हर बेड पर एक नंबर होगा ताकि जो डॉक्टर्स यहाँ पर होंगे उन डॉक्टर्स को भी मरीज के बेड के नंबर की जानकारी होगी। पूरे तरीके से कहें तो एक अस्पताल की तरह कार्य करेगा, एक पूरा प्रोफेशनल तरीके से।
कोरोना से जंग में ऑक्सीजन के अलावा दवाई भी जरूरी है। वैक्सीन कोरोना को रोकने के लिए है, दवाई कोरोना के इलाज के लिए चाहिए। डीआरडीओ के रिसर्चर्स ने इस मोर्चे पर गुड न्यूज दी है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने वाली नई दवा 2G पर बहुत बड़ी खबर है। 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो 2DG। डीआरडीओ की यह दवा 48 घंटे के अंदर बाजार में आ जाएगी। यह दवा कोरोना के मरीजों को 2.5 दिन यानी 60 घंटे में ठीक कर सकती है। एक और गुड न्यूज यह है कि डीआरडीओ की 2G दवा कोरोना के हर स्ट्रेन पर कारगर है। 11-12 मई तक इस दवा के 10,000 पैकेट उपलब्ध हो जाएंगे। डीआरडीओ के मुताबिक 3 हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा दवा बाजार में आ जाएगी। रेड्डी साहब, ये बताया जा रहा है कि इस ड्रग को, ये जो दवा आपने तैयार की है, इसे शैशे के तौर पर मरीज ले सकता है, पानी के साथ घोल के दिन में 2 बार। इससे जबरदस्त फायदा होता है। जरा हमारे दर्शकों को बहुत सादे शब्दों में बताइए कि ये कैसे काम करता है। ये एक जब वायरस जाके एक सेल के ऊपर लगता है, वो सेल बहुत एक्टिव होता है, उनका बहुत बाहर से लेने के लिए कोशिश करता है। तब हम ये 2DG उनको दिया था जो पेशेंट को, ये सेल ने 2DG को बहुत द्वार से बहुत लेता है कि उनके बाद, ये लेने के बाद वो इनर्ट हो जाएगा, मतलब ज्यादा वायरस नहीं आएगा, उनके बाद वो उधर समाप्त हो। इसलिए ये वायरस का एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, उधर ही रोक जाता है। और बॉडी का इम्यून सिस्टम अभी जो बाकी बचा है उनको ले लेता है, उनको ऊपर फाइट करके बॉडी में ठीक हो जाएगा। इसलिए ये ड्रग ने जेनरिक ये वायरस के साथ काम करेगा। मतलब अभी बहुत सारे स्ट्रेन आ रहा है, ये हर एक स्ट्रेन के ऊपर भी ये जो ड्रग हमने लाया है वो काम कर रहा है। और इन्हें हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, और रेड्डी लैबोरेटरीज ने इन्हें हमारे साथ एक क्लिनिकल ट्रायल्स में साथ हम जोड़ के काम किया था। अभी वो प्रोडक्शन के लिए काम शुरू किया है। मेरा समाचार ऐसा है, अगले आने वाला 11-12 तारीख तक उनका कम से कम 10,000 सैचेट्स बाहर आ जाएगा। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें पूरा उनका ट्रायल्स कर रहा है, उनका प्लान्स कर रहा है। सेना की रिसर्च विंग के एक्सपर्ट्स ने कोरोना की जांच के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है। डीआरडीओ ने एक ऐप बनाया जो कोरोना पेशेंट के एक्सरे से संक्रमण की जांच कर सकता है। 6,000 सैंपल की टेस्टिंग के बाद इस सॉफ्टवेयर को मंजूरी। ये जो एक्सरे से कोविड पॉजिटिव नेगेटिव और कितना इंटेंसिटी है ये देखने के लिए हमारा डीआरडीओ का एक लेबोरेटरी में साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ये एक्सरे का डिजिटल सैंपल लेके एक ऐप का रूप में ये टेस्ट कर सकते। ये हमने 6,000 एक्सरे सैंपल्स लेके ये सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया है, उनका बहुत इफेक्टिवनेस देखा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है सॉफ्टवेयर। अगर पेशेंट का एक्सरे सैंपल मिल गया है कोविड पॉजिटिव नेगेटिव, उसका इंटेंसिटी क्या है ये सॉफ्टवेयर बता सकते, और इसके ऊपर कंटिन्यूसली और इंप्रूवमेंट्स करते रहेंगे। लेकिन अभी तो अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर ने, एक ऐप के द्वारा आ रहा है। कोरोना से जंग जारी है, ये जंग लंबी है। एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने में ये जंग खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन भरोसा रखिए, इंडिया फुल फोर्स के साथ ये जंग जीतने के लिए लड़ रहा है। इंडिया जीतेगा, कोरोना हारेगा, ये निश्चित है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।